नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, जिस तरह वर्क एक काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसी तरह एनर्जी भी जो है वो बहुत एक वाइड वास्ट टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कि एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो जिस बॉडी के पास एनर्जी होती है वो वर्क करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एनर्जी। एनर्जी को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो एनर्जी को हम दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, और वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है बाय वर्च्यू ऑफ रेस्ट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। आगे फर्दर पोटेंशियल एनर्जी को हम क्लासिफाई करते हैं मैकेनिकली, या कह लें तो इस तरह, हम किताब में हमारे पास तीन मेजर फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पे इतना नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस इस चैप्टर में इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पे रहेगा। इलास्टिक को हम फर्दर एलेबोरेट जो है वो करेंगे चैप्टर नंबर 7 में एसएचएम के टॉपिक में। तो फिलहाल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और थोड़ी सी इंटर कन्वर्जेंस को देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वेयर, जिसमें के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है वो है हमारे पास कंप्रेशन या एक्सटेंशन। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हमारे पास डेल्टा वी इंटू क्यू, जहां पर वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और क्यू जो है वो चार्ज है। काइनेटिक एनर्जी की दो मेजर इक्वेशंस ही हमारे काम की हैं, जो कि है एक हाफ एम वी स्क्वेयर है, और दूसरी जो हमने पढ़ी थी मोमेंटम के टॉपिक में पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये है क्या एनर्जी का एक जनरलाइज सा कॉन्सेप्ट जो हमारे आगे बहुत यूज होगा, कि एनर्जी को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक में, और ये है इनकी फर्दर सब डिविजन। अच्छा, अब कुछ जगहों पे आ जाता है कि जी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब भी तो एनर्जीज हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फर्दर सब फॉर्म्स हैं काइनेटिक और पोटेंशियल की। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वाटरफॉल से जो एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। साउंड होगी, लाइट होगी, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरह से ये भी जो है फर्दर किसी इन्हीं की डिविजन है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम जाएं तो हम देख लेते हैं एनर्जी का थोड़ा सा और। तो एनर्जी जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है हमारे पास वो है जूल। ठीक है, एनर्जी के और भी बहुत सारे यूनिट हैं जो कि हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें से जो दो मेजर यूनिट्स हैं और जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन कर लेते हैं, और वो है किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलोवाट आवर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ है हमारे पास एनर्जी, और 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल होता है 3.6 मेगा जाउल्स के, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जाउल्स के। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या एनर्जी की डिवीजन, के एनर्जी को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं और एनर्जी की क्या यूनिट्स हैं और किस तरह से उसके यूनिट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। अगली चीज पे जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारे न्यूमेरिकल्स मैंने यूजुअली देखे भी आते इसी से हैं, और वो है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक कि वर्क एंड एनर्जीज आर
इंटरकन्वर्टेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्क और एनर्जी गायब कभी नहीं होते, वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कुछ 4-5 एग्जांपल्स लेके चलते हैं। पहली एग्जांपल लेके इस तरह से चलते हैं। मैं कहता हूं कि एक गाड़ी जो है वो रेस्ट पे खड़ी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं और ये मूव करने लगती है। तो यानी कि एफ डी, मैंने इसके ऊपर वर्क लगाया है, मैंने इसके ऊपर डब्ल्यू अप्लाई किया है, लेकिन जब ये मूव करने लग गई है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो मैंने वर्क को चेंज किया है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। आगे जाते हैं, अगली एग्जांपल को देखते हैं। मैं कहता हूं कि एक बॉल है, वो एक हाइट एच पे पड़ी हुई है, ठीक है। जब मैं उसे ड्रॉप करूंगा तो वो यहां पर आएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी और वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में होगी। तो यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया है काइनेटिक एनर्जी में। एक और चीज कहते हैं कि जी इसी का एक और केस लेके चलते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं कंप्रेशन की, ठीक है। तो वो स्प्रिंग मूव करेगा, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहां पर मैंने वर्क को कन्वर्ट किया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर में, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक में। फाइनल एक और एग्जांपल आखिरी लेके देखते हैं कि ये है जी मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव, और मैं एक और पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आता हूँ, ठीक है। जब मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आऊंगा तो मैंने इस पर फोर्स की है और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, लेकिन इसके पास इस वर्क के नतीजे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो गर्ज ये कि मैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं इनको गायब नहीं कर सकता, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे लेके चलें तो मैं एक इक्वेशन पढ़ाता होता हूं, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या एम जी एच, या हाफ के एक्स स्क्वेयर, या इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं पी स्क्वेयर बाय 2m के, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक मेगा इक्वेशन। इसके मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अब आप लोगों से सवाल करना शुरू करता हूं और आप लोगों से पूछता हूं कि किस सवाल में आप कौन सी इक्वेशन यूज करें, ठीक है। पहला सवाल कर लेते हैं जी कि यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सवाल है कि 100 जूल वर्क इज डन ऑन अ बॉडी of 10 kg at rest what will be the velocity of a body। ये इसको मैं यहाँ पे शॉर्टकट करने के लिए सिंपल ऐसे वेलोसिटी को लिख देता हूँ। अच्छा, अब इस सवाल में अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? आप लोगों को वर्क दिया हुआ है, आप लोगों को मैथ दिया हुआ है, और आप लोगों को वेलोसिटी का पूछा हुआ है। अब हमने दो इक्वेशंस इन 8 में से सेलेक्ट करनी है जिसमें वर्क आता हो, मैथ आता हो और वेलोसिटी आती हो। तो वर्क की तो हमें पता है कि पहली वाली इक्वेशन है, यानी कि ये आ गई जी वर्क की इक्वेशन। अब हमने सेकंड ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें मैथ और वेलोसिटी आती हो। तो मैथ और वेलोसिटी की यही एक इक्वेशन है,
ठीक है। तो अब अगर मैं 1 और 4 को आपस में लिख लूँ तो 1 और 4 को मैं लिख सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 100 × ½ × 10। वी एफ हमने फाइंड करना है और वी आई इसका 0 है। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वी आ जाएगा 2 × 100 / 10 अंडर दी रूट। तो ये हो जाएगा √200 / 10, या इसको मैं लिख सकता हूं 20 √m/s। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी का आंसर। दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल को अगर मैं देखूं तो मैं इस तरह से लिख लेते हैं, लेट्स से कि अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with a kinetic energy of 980 joules and it gains a height of 10 मीटर। तो हमने फाइंड करना है कि इस बॉडी का मैस कितना है। अब इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो हमें नजर आएगा कि इसमें हमें दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी और हमें दिया हुआ है हाइट और हमें क्या फाइंड करना है, मैस। तो अब हमने ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, मैस हो और हाइट हो। तो हम क्या करेंगे कि हम ये 3 इक्वेशन ले लेते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है और ये 6 ले लेते हैं क्योंकि इसमें मैस और हाइट दोनों दिए हुए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वल लिख सकते हैं mgh के। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 980 जूल्स, तो ये हो जाएगा मैस इंटू 9.8 इंटू 10। तो ये हो जाएगा मैस इज इक्वल टू 980 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 10। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 kg। ठीक है, थर्ड सवाल को देखते हैं इसी तरह की, ताकि और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो मैं कहता हूं कि एक 100 जूल a ball having 100 joule potential energy is dropped on a spring with spring constant 2 Newton per meter. How much will the spring compress? मतलब क्या है कि एक बॉल है, उससे मैंने एक ड्रॉप किया है एक स्प्रिंग पे। उस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल। तो अब मैंने फाइंड करना है कि स्प्रिंग जो है वो कितना कंप्रेस करेगा, यानी कि मैंने उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं कौन कौन सी इक्वेशंस को लेके चल सकता हूं। मैं यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी ले लूंगा, ठीक है, और दूसरी मैं हाफ के एक्स स्क्वेयर ले लूंगा। तो जब मैं इनको इक्वेट करके चलूंगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, और मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो एक्स हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है मुझे 100 जूल डिवाइडेड बाय के है 2। तो ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वेयर और अंडर रूट ले लूंगा तो एक्स बन जाएगा मेरे पास 10 मीटर। तो कितनी कंप्रेशन होगी, ये होगी मेरे पास 10 मीटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे। मकसद क्या है कि आप लोगों को बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई बेसिक क्या है। ये 8 ही आपके पास इक्वेशंस है और आपने इनमें से 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए जरा कुछ और सवाल कर लेते हैं। सवाल लिख लेते हैं अपना कि अ कार एंड ट्रक are moving with
same kinetic energy, both applies equal force of brake, which one will stop first? या इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसान रहे. विच विल वन विल स्टॉप फर्दर, या विच वन विल कवर मोर या लेस डिस्टेंस. तो चलें मोर पे ही जाते हैं. ठीक है, अगला सवाल इसी तरह का है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है कि अ कार एंड ट्रक are moving with same क्या कर लें, वेलोसिटी कर लेते हैं. both apply same force of brakes, which will cover more distance. और फाइनली हम ले लेते हैं कि अ कार एंड ट्रक आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, both apply same force of brakes, which will cover more distance. ठीक है, तो 3 सवाल है. एक में काइनेटिक एनर्जी सेम है, दूसरे में वेलोसिटी सेम है और तीसरे में हमारे पास मोमेंटम सेम है. अब यहां पे भी स्टूडेंट्स हमने डिसाइड करना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और उस इक्वेशन में हमने क्या क्या लेना है. इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, फोर्स दी हुई है और डिस्टेंस का पूछा हुआ है. तो ऐसी 2 इक्वेशंस चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो, फोर्स हो और डिस्टेंस हो. तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी का फोर्स और डिस्टेंस के साथ ये बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ टी. यहां पर फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. तो मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा. तो मैं लिखूंगा कि बोथ विल कवर सेम डिस्टेंस. दूसरे सवाल पे अगर आए तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कार और ट्रक यानी कि मैसेज दिए हुए हैं हमें. ठीक है, मैसेज हमें दिए हुए हैं. मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, अगली चीज हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है. अप्लाई सेम फोर्स ऑफ ब्रेक और किसका पूछा हुआ है, डिस्टेंस का. तो हमें मैस, वेलोसिटी, डिस्टेंस और फोर्स के वेरिएबल दिए हुए हैं. तो अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर. अब इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमें वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट दी हुई है और फोर्स जो है वो दोनों की कांस्टेंट दी हुई है. तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा. इसलिए हम लिखेंगे कि ट्रक विल कवर मोर डिस्टेंस. आखिरी सवाल की तरफ आते हैं. आखिरी सवाल में इस तरह से दिया हुआ है कि कार और ट्रक यानी कि मैसेज दिए हुए हैं मूविंग विथ सेम मोमेंटम. अब मोमेंटम दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, यानी कि मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है और हमें डिस्टेंस का पूछा हुआ है. तो उन इक्वेशंस में से मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m. तो इसमें क्या है कि फोर्स हमें कांस्टेंट है और मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट है. तो मैं लिख सकता हूं कि d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि जिसका मैस कम होगा वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, या कार विल कवर मोर डिस्टेंस.
ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि उसको हम किस जगह पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड ही हमारे पास एक टॉपिक है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन वर्टिकल मोशन। थोड़ा सा उसको भी आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, या इसको, इस टॉपिक को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इन वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। अच्छा, इस टॉपिक को करना कैसे है, समझना कैसे, इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि हम कहते हैं हमारे पास एक बॉल है जो कि पड़ी हुई है एट अ हाइट h पे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, बॉटम पे क्या होगा कि इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, टॉप पे हम कहते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। बीच में हम दो और पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। एक हम बिल्कुल सेंटर में कंसिडर कर लेते हैं जहां पे हाइट जो है वो h/2 है, और एक कोई हम रैंडम पॉइंट मोशन के दौरान कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने 4 पॉइंट्स बेसिकली देख लिए। अगर हम टॉप पे बात करें, बल्कि इसको अलग से डिटेल से कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं एट टॉप की। टॉप पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के या mgh के, और टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास होती है 0। या मैं लिख सकता हूं कि 100% जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और 0% एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सेकंड पे अगर हम बात करें बॉटम की, तो एट बॉटम के बारे में मैं लिख सकता हूं कि बॉटम पे जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी के या हाफ mv² के, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास 0 होती है, या 100% एनर्जी जो होती है वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है और 0% एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, तो एट मिड पॉइंट क्या होता है कि टोटल एनर्जी इक्वल होती है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, या mgh प्लस हाफ mv² के। लेकिन यहां पर याद रखें कि इस जगह पे टोटल एनर्जी का 50% काइनेटिक एनर्जी होता है और टोटल एनर्जी का 50% जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक बॉडी जिसकी टोटल एनर्जी एट टॉप जो है व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर वो है 100 जाउल्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट 50 मीटर कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 50 जाउल्स। कि टोटल एनर्जी का कितना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट की डिटेल्स। फाइनली हम आते हैं अपने एक रैंडम पॉइंट पे जो कि सबसे ज्यादा आने वाली चीज है, यानी कि इस फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है mgh के, और इसमें यह बात याद रखनी है कि ये h जो है ये हाइट बिलो द बॉडी है।
ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसको इस तरह भी लिखते हैं कि हाइट फ्रॉम ग्राउंड। और काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv² के, और इसमें ये जो v है, v² की इक्वेशन होती है 2gh, और इसमें ये जो हाइट है ये है हाइट अबव द बॉडी, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये है हमारे पास कवर्ड हाइट। ठीक है, इसका एक सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सवाल मैं इस तरह से करता हूं कि अ बॉडी इज हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 200 जूल व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। व्हाट इज इट्स, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि बॉडी ऑफ मास 2 kg is having a potential energy of 200 joule at 10 meter. What is its potential energy when it is at a height of let's say 7 meter? या पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करना आसान है, इसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर या 4 मीटर इसको कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। हमने फाइंड करना है जी के काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हमारे पास हाफ m, हमारे पास है 2 और v²। v² की इक्वेशन है हमारे पास 2gh। तो h यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कितना लगाना है, h आपने लगाना है अबव द बॉल। तो अबव द बॉल है 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 120। तो 120 को जब मैं इधर डालूंगा तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 120। ठीक है, यानी कि 120 जाउल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और 80 जाउल जो है वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं।